है ना बच्चों, कल अपना मैंने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो बता दिया था। अब इससे आगे का हम पढ़ेंगे तो आप कॉपी पेन निकाल लेना और नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। अपना चैप्टर वो 14 का चैप्टर चल रहा था एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी। कल मैंने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया था। एक बार एक और देखते हैं इसे। रदरफोर्ड का एल्फा परकिंसन प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है ये वर्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो नाभिक के अंदर परमाणु का ना संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर ही केंद्रित होता है। परमाणु का लगभग 99.99% द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर ही उपस्थित होता है ना। तो ये मैंने कल रदरफोर्ड का आपको परमाणु मॉडल बता दिया था। अब इससे इसकी कमियां करेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें तो देखना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो आप हेडिंग डाल लेना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखना। इसकी पहली कमी थी परमाणु का स्थायित्व। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया था, है ना। वैद्युत गतिकी के अनुसार है ना, वैद्युत गतिकी के अनुसार जो त्वरित इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी कि इस प्रकार से रदरफोर्ड ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। और वैद्युत गतिकी के अनुसार होता है कि जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार से इसकी जो वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या वो कम होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। अब देना इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है माइनस चार्ज होता है और नाभिक के अंदर होता है प्लस। तो इलेक्ट्रॉन है वो इससे प्लस के यानी कि नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व नहीं देगा। जबकि हमें पता है परमाणु तो वो स्थायी होता है। यानी कि इस प्रकार से त्रिज्या है ये इलेक्ट्रॉन आता, इसकी त्रिज्या इस प्रकार से कम होती जाएगी, इस प्रकार से कम होती जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। जबकि हमें पता है परमाणु तो क्या होता है, स्थायी होता है। तो एक ये मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाता। क्योंकि वैद्युत गतिकी होती है कि जो त्वरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उससे ऊर्जा है का उत्सर्जन होता है, यानी कि उससे ऊर्जा का ह्रास होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा है वो फिक्स नहीं रहेगी, इसकी ऊर्जा सेम नहीं रहेगी। चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा में कमी आती जाएगी, इस प्रकार से इसकी ऊर्जा में कमी आती जाएगी और एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो देखना ये माइनस है, ये प्लस के अंदर गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। जबकि हमें पता है परमाणु है वो होता है स्थायी। तो ये है परमाणु के स्थायित्व के बारे में ये मॉडल नहीं समझा पाया। तो देखना पहला तो हो गया परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया। दूसरा है रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यानी कि रदरफोर्ड ने ये एग्जांपल के लिए जैसे कि ये बताया था कि जैसे ये कोई गैस है ना, जब भी हम इस गैस को देखना गर्म करेंगे, इस गैस को देखना, गैस को स्पेक्ट्रम में पता है
स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, और जहां पर ये 7 रंगों का क्रम प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो जैसे ये इस गैस को हम गर्म करेंगे तो इससे जो किरणें निकलेंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर हम बोल सकते हैं किरणें निकलेंगी, तो इन किरणों का पैटर्न है ना वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इन किरणों का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं होगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं विपग्योर होता ना, तो इस प्रकार से ये जो क्रम है वो क्रम है ना वो सतत नहीं रहता, कंटिन्यूस है ना। ये जो रंग प्राप्त होंगे वो कंटिन्यूस प्राप्त नहीं होते। जबकि देखना बैंगनी पहले बैंगनी आ गया, बाद में इंडिगो है वो इसमें नहीं दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा, या ग्रीन दिख जाएगा तो रेड नहीं दिखेगा। यानी कि इस प्रकार से जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं होता है। जबकि जो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है सतत, जबकि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रेख स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है। अब इन दोनों कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में है ना, नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में जो कमियां आई थी वो दोनों कमियों को नील्स बोर ने दूर किया था। तो अगला हम टॉपिक करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो अब हमारा टॉपिक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अपने 2 मॉडल हो गए हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया है और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हो गया है। अब जो मॉडल अपना वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जो रदरफोर्ड के जो मॉडल में जो कमियां आई थी उन कमियों को नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया था। तो अब जो अगला मॉडल आता है वो आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो 1913 में दिया गया था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में दिया गया। जो रदरफोर्ड का ये शिष्य था नील्स, और रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में जो कमियां आई थी उन कमियों को दूर किया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां आई थी उनको नील्स बोर ने दूर किया था। तो देखना नील्स बोर ने वो क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये निश्चित कक्षा वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। यानी कि इस प्रकार से ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को बोलते हैं स्थायी कक्षा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से ये नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, और ये निश्चित कक्षाओं को बोलते हैं स्थायी, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। अब देना जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा मान लेते E1 है, इसकी E2 और इसकी E3 और इसकी E4, और जो इन प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो एकदम से फिक्स होती है। यानी कि इसमें ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। इनकी ऊर्जा एनर्जी है वो फिक्स बनी रहती है, यानी कि इसकी ऊर्जा एकदम से फिक्स होती है। यानी कि इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इसकी ऊर्जा एकदम से फिक्स होती है, ऐसे इसकी ऊर्जा फिक्स होगी, इसके ऐसे और इसके ऐसे। यानी कि इसमें ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है जबकि न ही अवशोषण होता है। जबकि रदरफोर्ड ने वो क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा वो कम होती जाएगी, जबकि नील्स बोर के अनुसार इसकी ऊर्जा है वो कम नहीं होती है, बल्कि इसकी ऊर्जा एकदम से इसकी एनर्जी है वो फिक्स रहती है। अब है ना ऐसे इसकी एनर्जी फिक्स होगी, ऐसे इसकी होगी, ऐसे इसकी और ऐसे इसकी, और ये होती है निम्नतम ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, और ये होता है उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसकी ऊर्जा है ये -13.6 ऐसे इसके है, ऐसे इसके है, यानी सभी जो कक्षाएं होती हैं इनकी एनर्जी है वो फिक्स होती है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से और उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर में वो रुकता है 10⁻⁸ सेकंड।
10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी प्रारंभिक कक्षा में लौट आता है और जो विकिरण के रूप में ये hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है, फोटोन उत्सर्जित करता है। यानी क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस निश्चित कक्षा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। ये होती है निम्नतम ऊर्जा अवस्था और ये होती है उच्च ऊर्जा अवस्था। और इनकी प्रत्येक जो कक्षा होती है इनकी एनर्जी एकदम से फिक्स होती है, इनकी ऊर्जा फिक्स होती है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापिस अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है और विकिरण के रूप में hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। ये बात नील्स बोर ने अपने मॉडल में कही थी और इस मॉडल की 3 परिकल्पनाएं थी, वो परिकल्पना भी अब हम कर लेते हैं। क्या कहा था, अब आप इसको अपनी कॉपी में वो नोट कर लेना। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। यानी कि इसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इस निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। और विकिरण के रूप में hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। ये नील्स बोर ने मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस निश्चित कक्षा को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापिस अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है और विकिरण के रूप में hν ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। यानी कि इस प्रकार से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये कक्षा एक निश्चित कक्षा होती है और इसकी एनर्जी भी वो फिक्स होती है। और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² द्वारा भरे जाते हैं। जैसे कि ये n बराबर 1 होता है, इसमें n बराबर 2, n बराबर 3, ये n बराबर 4। जैसे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
तो n बराबर है यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 दूनी 18, 4 2 16, 16 दूनी 32। इन प्रकार की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। और जो इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा, अगर ये निम्न ऊर्जा स्तर से, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये होता है उच्च ऊर्जा स्तर। अब निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो यहाँ पर है वो 10 की पावर -8 सेकंड रुकेगा और रुकने के बाद में वापिस अपनी इस प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा और यहाँ से जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो h ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, विकिरण के रूप में सॉरी h ऊर्जा का फोटोन है वो उत्सर्जित करेगा। अब देखना इस मॉडल की जो 3 परिकल्पनाएं थी वो अब हम करेंगे। अब देखना जो नए स्कोर की 3 परिकल्पनाएं आती हैं और एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है वो परिकल्पनाएं, तो आप उनको अच्छे से देखना किस प्रकार से है। प्रथम परिकल्पना है, प्रथम परिकल्पना है ना। प्रथम परिकल्पना में क्या है कि स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल धनावेशित नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। ये थी बोर की प्रथम परिकल्पना। ये स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल धनावेशित नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। यानी कि इस प्रकार से जैसे कि अपना नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में वो चक्कर लगाते रहते हैं और इस नाभिक के अंदर हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और हमें पता है वर्ताकार कक्षाओं के लिए, वर्तीय गति के लिए जो बल उत्तरदायी होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही ना इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। और जो बल उत्तरदायी है वो कौन सा होता है, विद्युत आकर्षण बल। क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस और ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, यानी कि ऋणावेश होता है, जबकि प्रोटॉन होता है धनावेश। हमें पता प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये नाभिक के अंदर नहीं गिरते हैं। और जो वर्ताकार जो कक्षाओं में गति करवाने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो इस प्रकार से जो अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल वो किसके बराबर में होता है, वैद्युत आकर्षण बल के, वैद्युत आकर्षण बल के। और जो अभिकेंद्रीय बल वो होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r और वैद्युत आकर्षण बल होता है kZe²/r²। जब m हमें पता है द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया, ये त्रिज्या होगी, के नियतांक है, z परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब दोनों बल होते हैं ये बराबर, mv²/r बराबर kZe²/r²। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रख लेना। यह बोर की प्रथम परिकल्पना। अब देखना बोर की द्वितीय परिकल्पना।
अब करेंगे बोर की द्वितीयक परिकल्पना। ओके। अब देखना बोर की द्वितीयक परिकल्पना। इसमें क्या बताएगा, बोर की द्वितीयक परिकल्पना के अनुसार, द्वितीयक परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग है वो क्या होगा, NH/2π का पूर्ण गुणज। यहाँ पर n है मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और HF प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। यानी कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग H/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज। यानी ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा यहां से लेके यहां पर चक्कर लगाने लग जाएगा, ये इसकी फिक्स कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है केवल इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, ये नहीं कि चक्कर लगाते लगाते यहां पर आ जाएगा, ये नहीं होता। इनकी जो कक्षा होती है वो फिक्स होती है, यानी कि NH/2π, जहां पर n बराबर है 1, 2, 3 और 4। जैसे कि प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे 1, तो प्रथम कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग आएगा वो आएगा H/2π। अब इसी प्रकार की n बराबर 1, अगर इसी प्रकार दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा के लिए n बराबर रख देंगे 2, तो यानी कि 2H/2π। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए 3H/2π, यानी कि इनका कोणीय संवेग है वो H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये नहीं हो सकता 0.5 H/2π, इनका कोणीय संवेग इस प्रकार से नहीं होगा, इनका कोणीय संवेग H/2π का ही पूर्ण गुणज होगा। यानी कि कहने का मतलब बस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लेगा, ये नहीं कि इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाने लगता है, ये नहीं। इनके जो कोणीय संवेग है वो कितना होना चाहिए, H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और जो बोर का जो इस प्रतिबंध को हम क्वांटम प्रतिबंध भी बोलते हैं, इस प्रतिबंध को बोर का क्वांटम प्रतिबंध।